अगर आपके पास अभी 15 मिनट की समय है तो चलिए एक केस डिस्कशन कर लेते हैं। एक केस मेरी ओपीडी वाली केस है, एक रियल केस है। इस केस से आपको कुछ सीखने को मिलेगी। दिस इज़ अ केस ऑफ 40 ईयर ओल्ड मेल। और उनको क्या समस्या था कि यहाँ पर दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक पेन और ब्लोटिंग होना, पेट फूलना, नोजिया, वाकवाकी जैसा होना, लेकिन वोमिटिंग नहीं, कभी भी नहीं हुआ था। और कम भी खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है, जैसे अर्ली सेटाइटी वैसी सिम्टम्स थी। और डकार आना, ये समस्या आपकी उनको 7 महीना से थी। और इस समस्या के लिए उन्होंने बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स इन नेपाल, इंडिया ही हैड विजिटेड। दरभंगा गया था, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ नेपाल के कुछ टर्सरी हॉस्पिटल्स में भी गया था। और उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी की थी और वो सब नॉर्मल थी, इन्वेस्टिगेशंस सब भी नॉर्मल थी। तो डिस्पेप्सिया में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जनरली करते हैं, हम देखते हैं डायबिटीज़ है कि नहीं, डायबिटीज़ मेलाइटिस से भी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म है कि नहीं, राइट, यूरेमिया है कि नहीं, क्योंकि यूरेमिया से गैस्ट्राइटिस हो सकती है। कभी कभार पेनक्रियाज गॉल ब्लैडर से पैथोलॉजी हो सकती है। तो यूएसजी एब्डोमेन भी करते हैं तो वो भी निगेटिव था। सीटी एब्डोमेन भी किया था उसने, वो भी निगेटिव था। और आप जानते हैं कभी कभार जीआरडी या पैरासाइट सबसे भी डिस्पेप्सिया होती है, तो वो स्टूल फॉर जीआरडी या पैरासाइट्स भी निगेटिव था। एक्चुअली ही हैड डन टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी आल्सो फॉर ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी, वो भी निगेटिव था। यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया था, वो भी निगेटिव था। उसके बाद उसकी हेमोग्लोबिन भी नॉर्मल थी, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड निगेटिव थी। और ही डिड नॉट हैव एनी अलार्म सिम्टम्स लाइक नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ जीआई कैंसर्स, नो डिस्पेजिया, नो वोमिटिंग्स, वैसे कुछ नहीं था। एंड ही हैज़ बीन टेकिंग पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, सब अल्टरनेटली ट्राई किया था वो 7 महीना से। इटोप्राइड, डोमपेरिडोन, प्रोकाइनेटिक्स भी हो गया। और उसके बाद आपकी पीपीआई, ये भी 6-7 महीना से वो ही हैज़ बीन टेकिंग, बट ही डिड नॉट फील एनी रिलीफ विद दैट। 19-20 भी रिलीफ नहीं हुआ था। और उसके बाद ही वेंट टू अनदर हॉस्पिटल एंड देयर दे डिड इंडोस्कोपी, यूजी एंडोस्कोपी, वो उसमें एंट्रल गैस्ट्राइटिस मेंशन था। और उसके लिए दे हैड प्रिस्क्राइब्ड हिम लेवोफ्लॉक्सासिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड पेंटोप्राजोल। तो ही took those antibiotics for 2 weeks, लेकिन उसको कोई रिलीव नहीं हुई। उसके बाद मैंने भी अपने सेंटर में स्टूल फॉर एच पाइलोरी टेस्ट किया, वो भी निगेटिव था। इंडोस्कोपी भी निगेटिव है, प्रोकाइनेटिक्स, पीपीआई सब भी ट्राई कर चुका है। उसके बाद वो एक और हॉस्पिटल में गया था, उन्होंने फिर उसको एमिट्रिप्टिलिन रख दी। एमिट्रिप्टिलिन ही यूज्ड फॉर 1 month, बट हीज प्रॉब्लम्स वर्सेंड। उन्हें जो ब्लोटिंग होती थी, डकार आती थी, वो सब और बढ़ गए। तो स्वाभाविक बात है, राइट, क्योंकि जिसकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी अच्छी नहीं हो, नीचे की तरफ जो मोटिलिटी अच्छी नहीं हो, उसको एंटीकोलिनर्जिक दे देंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा ना, तो डकार आएगा, ब्लोटिंग होगा। तो एमिट्रिप्टिलिन में तो आप जानते ही एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो उन्होंने ही लेफ्ट एमिट्रिप्टिलिन बाय हिमसेल्फ। तो फिर उस डॉक्टर के पास वो नहीं गया, वो अब खुद छोड़ दिया। उसके बाद वो हमारे सेंटर में आया था। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने स्टूल फॉर एच पाइलोरी फिर किया तो वो भी निगेटिव था। तो अब ऐसे पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं? अब पीपीआई प्रोकाइनेटिक काम नहीं कर रहा है, एमिट्रिप्टिलिन काम नहीं किया, तो कुछ ड्रग है हमारे पास जो हम ट्राई कर सकते हैं इस पेशेंट में। आपकी राय क्या है? आप सबने भी कुछ सोचा होगा अभी तक। देखिए, अब मैं इस पेशेंट को कैसे मैनेज करूँगा, मैं इस पेशेंट को एकोसियामाइड ऐड करूँगा 100 mg TDS। एकोसियामाइड भी प्रोकाइनेटिक है और ये आपकी जापान में इसकी स्टडी हुई थी और ये एक अच्छी प्रोकाइनेटिक है। आपकी दूसरे प्रोकाइनेटिक सबके तुलना में आई थिंक इट इज़ बेटर। तो ही हैड नॉट ट्राइड एकोसियामाइड, सो आई विल ट्राई एकोसियामाइड। और उन्हें भूख नहीं भी लगती थी, इसलिए मैं मिर्टाजापिन भी ऐड कर दूंगा और मैं 8 हफ्ता इसको देखूंगा पहले।
इसका रिस्पॉन्स क्या होता है। अब इससे रिस्पॉन्ड यदि नहीं हुआ तो मैं उसको बुस्पिरोन भी ऐड कर दूंगा। अब बुस्पिरोन एंजाइटी वाली भी सिम्टम्स हल्की लग रही थी मुझे, तो बुस्पिरोन मैं ऐड करके 6 हफ्ता देखूंगा। बुस्पिरोन से इम्प्रूव नहीं होगा तो मैं इरिथ्रोमाइसिन, ओरल इरिथ्रोमाइसिन ऐड करूंगा 250 mg TDS फॉर 4 वीक्स। और उससे भी इम्प्रूव नहीं हुआ तो मैं ऐड करूंगा प्रोकैलोप्राइड 2 mg TDS फॉर 4 वीक। प्रोकैलोप्राइड आप जानते हैं कि 5-HT4 एगोनिस्ट है और इससे एसिटाइलकोलिन की मात्रा हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ज़्यादा होती है और ये प्रोकाइनेटिक ही जैसी ही हो गई, मोटिलिटी बढ़ाती है और वो पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस वाली सिंड्रोम की सिम्टम्स रिलीव होती है। उससे भी रिलीव नहीं हुआ तो मैं रिफैक्सिमिन ट्राई करूँगा 400 mg TDS फॉर 2 वीक्स। तो देखिए हमारे पास कितनी ड्रग है हमारी अर्मामेंटेरियम में, एकोसियामाइड, मिर्टाजापिन, बुस्पिरोन, इरिथ्रोमाइसिन, प्रोकैलोप्राइड, रिफैक्सिमिन। अब कुछ फिजिशियन बोलते हैं कि प्रोबायोटिक भी अच्छी है, लेकिन डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम प्रोबायोटिक की तो मैंने बात ही नहीं की। लेकिन प्रोबायोटिक को भी छोड़ देंगे तो भी इतनी ड्रग्स है, तो ये सब अल्टरनेटली हम इस पेशेंट में ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए इस पेशेंट को क्या है कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहने का अर्थ कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो इसको एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम भी है और पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी है। किसी पेशेंट को हम देखते हैं कि यहाँ पर दर्द होता है लेकिन उसको डकार आने वाली समस्या, फूलने या पेट फूलने वाली समस्या नहीं होती है, तो पेन मात्र है तो हम कहते हैं कि एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम। और किसी पेशेंट को पेन नहीं होती है, वो नहीं कहेगा कि आप पूछिएगा भी कि आपको दर्द होता है तो दर्द नहीं होता है, क्या होता है, डकार आता है, पेट फूला जैसा होता है, कम ही खाते हैं तब भी पेट भरा हुआ जैसा फील महसूस होता है, तो उसे बोलते हैं हम कि पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। खाना खाने के बाद एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हुआ तो इसलिए हम बोल दिए कि पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो एक तरह की अब गैस्ट्रोपेरेसिस है ना ये, अब गैस्ट्रिक मोटिलिटी अच्छी नहीं है, नीचे की तरफ नहीं जा रही है और कोई पैथोलॉजी नहीं है गैस्ट्रिक पेरेसिस करने वाली, जैसे ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी सब में हो जाती है। डायबिटीज़ में आपकी ऑटोनोमिक वैगल न्यूरोपैथी हो जाए तो उसमें गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाती है, लेकिन ये फंक्शनल वाली है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर प्रॉब्लम है तो हमें फिक्स भी करना पड़ेगा उसी लेवल पर।